रात में जिनमी चुंगहाओ के साथ मिलकर ड्रिंक कर रही थी। क्योंकि आज के दिन ही उनकी आंट उन्हें होली हीलर ट्राइब में लेकर आई थी, इसलिए वो इस दिन को अपने बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। जिनमी चुंगहाओ को एक प्लांट गिफ्ट करती है और उससे कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये प्लांट तुम्हारे जैसा लगता है, और सोचने लगती है शायद मुझे आगे जाकर ये मौका ना मिल पाए। अब जिनमी सपना देखने लगती है। सपने में जिनमी देखती है वो फिर से उसी जगह थी जहाँ एक लड़की पिंजरे में बंद थी और उससे बात करती थी। पिंजरे में बंद वो लड़की उससे कह रही थी, जिनमी सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे ये कहना चाहती हूँ। जिनमी कहती है, प्यार क्या होता है? तो वो लड़की कहती है, जब हम किसी की बहुत चिंता करते हैं, जब वो खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं, और जब वो दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं। चाहे हमारे ऊपर कितनी भी चैन क्यों ना लगी हो, पर उस इंसान के लिए हम सारी चैन तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी को प्यार कहते हैं। तो जिनमी कहती है, किंगी के लिए मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। तो वो लड़की कहती है, इसका मतलब तुम उनसे प्यार करती हो। चोंगहाओ जिनमी को नींद से उठाती है और उससे कहती है, तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो, अगर किंगी ने तुम्हें बुलाया तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? तो जिनमी कहती है, इस समय किंगी हमें बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। लेकिन तभी चिंगटोंग आता है और उससे कहता है, आपको किंगी ने बुलाया है। जिनमी जब अंदर जाती है तो शुफांग उसे एक पपेट शो दिखाता है। पपेट शो के जरिए वो अपनी और जिनमी की स्टोरी सुनाता है, जब वो पहली बार मिले थे और जब उसने उसका नकाब हटाने के लिए कहा था तो किस तरीके से उसने कह दिया था कि वो बहुत अगली है और वो अपना नकाब नहीं हटा सकती। जिनमी उसके पास आ जाती है। शुफांग उससे कहता है, मैं तुम्हारे सामने गूंगे और बहरे होने का नाटक कर चुका हूँ, तो इस बार मैं तुम्हारे सामने अंधे होने का नाटक भी कर पाऊंगा। जिनमी को याद आता है कि उसकी तबीयत खराब है और शायद उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, तो वो अपनी फीलिंग्स किंगी को बताने का सोचती है और जल्दी से अपना नकाब हटाकर उसे किस कर देती है। शुफांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? जिनमी कहती है, मुझे डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात हमेशा याद रखें कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और अपना नकाब हटाकर फिर उसे किस करती है, लेकिन इससे पहले कि शुफांग उसका फेस देख पाए वो फिर से अपना नकाब पहन लेती है। शुफांग उससे कहता है कि वो उससे शादी करेगा। ये सुनते ही जिनमी को फिर से हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि उसकी वो लवलेस पिल में क्रैक हो गया था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रही थी। अब वहाँ चिंगटोंग आ जाता है और शुफांग से कहता है कि एक अर्जेंट न्यूज है। जिनमी वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर रुन्यू सूली से माफी मांगने डोंगटिंग लेक पहुंचता है। क्वांगलू उससे कहती है, क्या आपकी माँ इसीलिए आपसे नाराज है क्योंकि आप उन्हें छोड़कर आ गए थे? लेकिन आप चिंता ना करें, कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। उस समय आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, वो आपको जरूर समझेंगी और आपको माफ कर देंगी। तभी वहाँ येन्यू भी बाहर आ जाता है। येन्यू रुन्यू से कहता है, माँ बहुत गुस्से वाली हैं, अगर वो कुछ कह दे तो प्लीज बुरा मत मानना। रुन्यू कहता है, अगर वो कुछ कह भी देंगी तो कोई बात नहीं। अब रुन्यू अपने घुटनों पर आकर सूली से माफी मांगने लगता है। सूली बाहर निकलकर नहीं आती, लेकिन अंदर ही बैठे बैठे रोने लगती है। रुन्यू कहता है, मुझे सब याद आ गया है कि मैं ही आपको छोड़कर आ गया था। मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए हैं। मैं बस चाहता हूँ कि हम फिर से मिल सकें और प्यार से रह सकें। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है। उसके जाते ही सूली बाहर निकलते हुए आती है, रोने लगती है। सूली कहती है, ली यार, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं है। मैं सीक्रेटली आज तक सिर्फ इसीलिए जीती आ रही हूँ ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। और अब जब तुम्हारे पास हेवन पर राज करने का मौका है, मैं फिर से तुम्हें इस हेल में नहीं धकेल सकती। मैं वैसे ही बचपन से तुम पर बहुत टॉर्चर करती आ रही हूँ, मुझे माफ कर देना। बाहर जाकर रुन्यू येन्यू और उसके छोटे भाई से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे तुम दोनों जैसे भाई मिले। येन्यू, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन सालों में तुमने माँ का बहुत ख्याल रखा है। आज से हम दोनों भाई हैं। अब रुन्यू जिन्मी के पास पहुँचता है। जिन्मी रुन्यू से पूछती है, जिस इमोर्टल के साथ आप नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स देखना चाहते थे वो कैसी हैं? तो रुन्यू कहता है, उनका अभी रिडेम्पशन चल रहा है। वो अभी ह्यूमन रेल्म में रह रही हैं, लेकिन जल्दी ही उनका रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगी। जिन्मी कहती है, वो इमोर्टल बहुत सुंदर होंगी ना? रुन्यू कहता है, वो बहुत सुंदर हैं और वो पहली ऐसी इमोर्टल थी जिन्होंने मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में देखा और फिर भी उन्होंने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया, जबकि बचपन से मैं अगली होने का ह्यूमिलिएशन सहता आ रहा था।
जिनमी सोचने लगती है वो इतने अच्छे दिखते हैं फिर भी वो अपने आप को अगली कह रहे हैं। अब रुन्यू जिनमी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जिससे जलने का निशान ठीक किया जा सके? मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है जिनके फेस पर जलने का निशान है। वो करीब 19,800 साल की हैं। क्या उनका निशान ठीक किया जा सकता है? तो जिनमी उसे कुछ क्रीम लगाने के लिए देती है और कहती है, मैं पक्का तो नहीं कह सकती लेकिन आप इससे ट्राई करिएगा। जिनमी सोचने लगती है, मैं तो सचमुच में बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ। मेरा पहला पेशेंट एक राजा था और दूसरा पेशेंट एक इमोर्टल है। रुन्यू के वहां से जाते ही जिनमी को फिर कफ होता है जिसमें ब्लड आने लगता है। एम्प्रेस और म्यूसी डंकिंग लेक के पास पहुंचते हैं। म्यूसी कहता है, मैंने नाइट इमोर्टल और बाकी सबको यहीं आते हुए देखा था। एम्प्रेस कहती है, हेवन आर्मी को जल्दी बुलवाओ और यहाँ पर हमला करवाओ। तभी वहां पर येन्यू आ जाता है। येन्यू म्यूसी को देखकर समझ जाता है कि ये वही है जिससे वो ह्यूमन रेल्म में लड़ रहा था। येन्यू कहता है, इसका मतलब एम्प्रेस आपने इसे भेजा था जिनमी को मारने के लिए। एम्प्रेस म्यूसी को येन्यू को मारने का ऑर्डर देती है। तब वहां सूली आ जाती है। सूली कहती है, ताइवे ने मेरी जिंदगी के साथ खेला। ताइवे जो कि एम्पर का नाम था, और तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई। आज मैं सबका तुमसे बदला लूंगी। एम्प्रेस सूली की तरफ से आए आइस के टुकड़े को देखकर समझ जाती है कि ये वही टुकड़ा था जिससे शुफांग पर हमला हुआ था, और वो सूली से कहने लगती है, इसका मतलब तुम्ही ने मेरे बेटे पर हमला करवाया था। इधर रुन्यू क्वांगलू को लेकर डोंगटिक लेक जा रहा था और उससे कह रहा था कि मैं जिनमी की रिडेम्पशन के खत्म होने के बाद जिनमी को माँ से मिलवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ आता है और कहता है, कोई माँ को जान से मारने आया है और वो गोल्डन कलर के कपड़ों में है। रुन्यू समझ जाता है कि वो जरूर एम्प्रेस है। इधर म्यूसी येन्यू से लड़ने लगता है और एम्प्रेस सूली से लड़ने लगती है। तभी बीच में रुन्यू आ जाता है और एम्प्रेस के पाम अटैक से घायल हो जाता है। रुन्यू कहता है, वो मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं, प्लीज आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। एम्प्रेस कहती है, तुम भी मेरे खिलाफ होना चाहते हो? क्या तुम भूल गए ये रास्ता तुमने खुद चुना था? तब रुन्यू को याद आता है बचपन में जब वो एम्प्रेस से मिला था तो एम्प्रेस ने उसे एक ड्रीम पिल खाने को दी थी। रुन्यू ने ये कहकर, माँ मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपका प्यार मुझे बहुत दुख देता है और अब मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर रुन्यू ने वो ड्रीम पिल खा ली थी और अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज को वो भूल गया था। रुन्यू कहता है, माँ मुझे सब याद आ गया है, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रुन्यू एम्प्रेस से कहता है, माँ मुझे पता है आप हमेशा सोचती आई हैं कि मैं शुफांग से थ्रोन के लिए लड़ूंगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मेरे दिमाग में आज तक कभी ऐसा नहीं आया। अब मैं अपनी बायोलॉजिकल मदर से मिल चुका हूँ, मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज उनकी जिंदगी छोड़ दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एम्प्रेस कहती है, अगर आज तुम उसे चुनते हो तो मुझे कभी माँ मत बुलाना। रुन्यू अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तो एम्प्रेस कहती है, अगर तुम इतने ही जिद्दी बनना चाहते हो तो तुम्हें भी अब अपनी माँ के साथ मरना होगा। एम्प्रेस ग्लास फायर के जरिए रुन्यू को मारने का सोचती है कि तभी सूली बीच में आ जाती है और मारी जाती है। सूली मरते मरते रुन्यू से कहती है, मुझे आज तक सिर्फ एक ही बात का अफसोस रहा है कि मैं एम्परर से क्यों मिली। तुम्हें जन्म देने का मुझे कभी कोई अफसोस नहीं रहा। आज से तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। रुन्यू सूली को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती। अब एम्प्रेस रुन्यू को भी मारने का सोचती है, लेकिन रुन्यू को इतना गुस्सा आ जाता है कि फिर से पानी की बौछार होने लगती है और पानी की बूंदों द्वारा एम्प्रेस पर हमला होने लगता है। लेकिन वाटर गॉड आकर रुन्यू को रोकता है। वाटर गॉड कहता है, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी माँ मारी गई, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और कोई भी ऐसा काम मत करो जिसका तुम्हें अफसोस हो। एम्प्रेस कहती है, वाटर गॉड तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, और उसे रुन्यू को मारने का आदेश देती है। वाटर गॉड कहता है, तुम इतने समय से अपने दुश्मन बनाए जा रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता कि तुम्हारे साथ क्या होगा? एम्प्रेस कहती है, आज तक सूली को तुमने अपने राज्य में छुपाए रखा। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि तुम सूली से मिले हुए नहीं थे। जो भी कुछ सूली ने किया उसमें तुम भी शामिल थे। तो वाटर गॉड कहता है, मैं जब एम्परर से मिलूंगा तो इसका जवाब मैं खुद उन्हें दे दूंगा। रुन्यू सूली के बारे में सोचकर रोने लगता है। अब एम्परर वाटर गॉड से मिलते हैं। एम्परर वाटर गॉड से कहते हैं, तुमने सूली को बचाया। सूली इतने समय से डोंगटिंग लेक में रहती आ रही है जो तुम्हारे कंट्रोल में है।
सूली ने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था, इस बात को मैं कैसे मान लूं? वाटर गॉड कहता है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने सूली को बचाया था, लेकिन सूली ने जो कुछ भी किया मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं था। सूली एक समय आपकी लवर थी, क्या आप ये सब भूल चुके हैं? एम्परर कहता है, मेरी और सूली के बीच में जो कुछ भी था वो सब एक पास्ट था, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। तो वाटर गॉड कहता है, सूली ने जो कुछ भी किया वो आपके पास्ट की वजह से ही किया था। तो एम्परर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सूली के इस बिहेवियर का जो कारण है वो मैं ही हूँ? अगर तुमने सूली को नहीं बचाया होता तो ये सब कभी नहीं होता। तो वाटर गॉड कहता है, आप कहना चाहते हैं कि मैंने सूली को बचाया इसलिए ये सब हुआ? अगर आप सूली के लिए फीलिंग्स नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन रुन्यू वो आपका खुद का बेटा है और जिन्मी का हस्बैंड है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस बारे में बहुत अच्छे से सोचें और फेयर डिसीजन लें। एम्परर कहता है, अगर मैं डोंगटिंग लेक के दोषियों को सजा नहीं दूंगा तो कल सब अपनी मनमानी करेंगे, फिर मेरे न्याय करने का फायदा ही क्या है? वाटर गॉड कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सूली को अपनी सजा मिल चुकी है और अब आप निर्दोष लोगों को सजा देना बंद करें। इधर एम्प्रेस को गुस्सा आता है, वो कहने लगती है, रुन्यू बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही है। अब वहाँ मिर्ची आता है। एम्प्रेस मिर्ची से कहती है, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि येन्यू ने वो एरो चुरा लिया है, अब मुझे समझ आ गया है, सूली ने ही उससे ऐसा करने के लिए कहा होगा। वो जरूर शुफांग पर हमला करवाना चाहती होगी। जल्दी जाकर उस एरो को ढूंढो और जिन्मी को मार डालो। शुफांग को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने सुना है तुम ह्यूमन रॉयल में लुयिंग यानी डेमोन प्रिंसेस से मिले थे। अगर तुम जिन्मी को मारने में सफल रहे तो तुम उसके साथ रह सकते हो। म्यूसी पूछता है, लेकिन मेरी बॉडी में जो रेशमी कीड़े हैं? एम्प्रेस कहती है, मुझे पता है उन कीड़ों से कैसे डील करना है। अब म्यूसी डेमोन प्रिंसेस के पास आता है। डेमोन प्रिंसेस उसे किस करती है। दोनों मिलकर अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। डेमोन प्रिंसेस उससे पूछती है, म्यूसी आखिरकार उस दिन हुआ क्या था, तुम अब तक कहाँ थे? म्यूसी कहता है, जब रिवर में तबाही आ गई थी तो मुझे डेमोन लॉर्ड ने पकड़ लिया था। उन्हें पता चल गया था कि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो इमोर्टलिटी नष्ट करने वाला एरो बनाते हैं। उन्हें लगा कि मैं डेमोन रेल्म के लिए खतरा पैदा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे एक जगह बंद कर दिया था जहाँ मुझे एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड का सामना करना पड़ता था। अगर मैं वहां से बच नहीं निकला होता तो मैं कब का राख बन चुका होता। डेमोन प्रिंसेस उससे कहती है, तो इसलिए तुम मेरे साथ नहीं होना चाहते क्योंकि तुम डेमोन रेल्म से नफरत करते हो? अगर यही कारण है तो मुझे डेमोन रेल्म की प्रिंसेस नहीं बनना। मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में साथ साथ रहें। म्यूसी कुछ कहने ही वाला होता है कि फिर से उसकी बॉडी में वो कीड़े चलने लगते हैं। म्यूसी उससे कहता है, प्रिंसेस मैं आपको अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। डेमोन प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है, मुझे पता है तुम ये सब नहीं कहना चाहते। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम सारी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन मिस्सी उस पर बॉडी ब्लॉकिंग स्पेल कर देता है और उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। जिन्मी, किंगी और उसके बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब बैठकर सोच ही रही थी कि तभी वहां शुफांग आता है और उससे चेस खेलने के लिए कहता है। चेस खेलते वक्त शुफांग उसे बताता है कि कल उसे लिंगुआओ आर्मी से युद्ध के लिए जाना है। जिन्मी अचानक से घबरा जाती है और कहने लगती है, क्या आपका युद्ध पर जाना जरूरी है? आप किसी और को नहीं भेज सकते? मैंने सुना है कि राजा जब भी युद्ध पर जाते हैं वो काफी समय बाद ही लौटते हैं। हालांकि आप गॉड ऑफ वार हैं, लेकिन फिर भी कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। मुझे आपकी चिंता हो रही है। शुफांग कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। जिन्मी, मुझसे वादा करो, मेरा इंतजार करोगी और जब मैं युद्ध से वापस लौटूंगा तो मेरी रानी बनोगी। जिन्मी उठकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, माय लॉर्ड, मेरा ऐसा भाग्य नहीं कि मैं आपकी रानी बन सकूं। शुफांग कहता है, जिन्मी तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? उस दिन जब तुम ड्रंक थी तब तुम ज्यादा अच्छी थी। तुम अपने दिल की क्यों नहीं सुनती हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं युद्ध से बिल्कुल सेफ लौटूंगा। ऐसा कहकर शुफांग वहां से जाने लगता है। रुन्यू ये सब देख रहा होता है। शुफांग के जाने के बाद जिन्मी को फिर से ब्लड आने लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। रुन्यू उसे अंदर लेकर जाता है। जब जिन्मी को होश आता है तो रुन्यू उससे कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारा रिडेम्पशन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख पा रहा हूँ।
जिन्मी सोचने लगती है ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जिन्मी उससे कहती है अगर आप सचमुच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज किंग ई की मदद कीजिए। कल वो युद्ध पर जाने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल सुरक्षित लौटें। रुन्यू कहता है आप चिंता ना करें, किंगी एक बहुत ही अच्छे योद्धा हैं और वो सफल होकर ही लौटेंगे। जिन्मी कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्मी की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। उसके दर्द को कम करने के लिए रुन्यू उसे स्पिरिचुअल पावर्स देता है। शुफांग की तरफ बढ़ता उसका लगाव देखते हुए कहने लगता है जिन्मी मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। शुफांग अपने युद्ध की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके पास सुहा आती है और वो भी युद्ध पर जाने के लिए कहती है। शुफांग कहता है युद्ध कोई मजाक का काम नहीं है। तो सुहा कहती है लेकिन मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहती हूँ और आप मुझे आने से नहीं रोक सकते। युद्ध की प्लानिंग में सुहा भी अपनी स्ट्रेटजीज बताती है जो सब लोगों को अच्छी लगती हैं। सुहा शुफांग से पूछती है कि आपको मेरी स्ट्रेटजीज कैसी लगी। शुफांग कहता है युद्ध करते वक्त क्या डिसीजन लेना है इम्पोर्टेंट वो होता है। शुफांग उससे पूछता है क्या तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम यहाँ हो। तो सुहा कहती है मैंने उन्हें नहीं बताया और आपको ये सीक्रेट रखना होगा। अब शुफांग कहता है क्या पुच्ची को ये पता है। सुहा कहती है मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, वो पुच्ची ने कोई काला जादू कर दिया था जिससे मैंने वो सब कहा। सबको पता है कि मैं सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स रखती हूँ और अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। शुफांग की युद्ध की प्लानिंग के बारे में एक आदमी जाकर नैनपिंग को खबर करता है। नैनपिंग बीच रास्ते में ही शुफांग पर हमला करने का प्लान बनाता है। चिंगहुओ फिर से जिन्मी के लिए दवा लेकर आती है। दवा को देखकर जिन्मी कहती है चिंगहुओ ये चुन्यू है ना। इधर नैनपिंग के लोग किंगी पर अटैक कर देते हैं। नैनपिंग देखता है कि सुहा भी उनके साथ आई थी और अपने लोगों से कहता है कि प्रिंसेस को कुछ नहीं होना चाहिए और बाकी सबको जान से मार डालो। सुहा को पता चल जाता है कि ये सब कुछ उसके पिता यानी नैनपिंग ने करवाया है। शुफांग युद्ध कर ही रहा होता है कि तभी नैनपिंग वहां सबको रोकते हुए आता है। इधर चिंगहुओ को जैसे ही पता चलता है कि जिन्मी को पता चल चुका है वो उसे आज तक चिन्हुए पिलाती हुई आ रही है तो वो उसके पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। जिन्मी कहती है मुझे पहले ही पता चल चुका था क्योंकि चिंगुई के अलावा और कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं जिसका कोई कलर ना हो और जिसका कोई फ्लेवर ना हो। चिंगहुओ उसे रोते रोते माफी मांगने लगती है क्योंकि जिन्मी काफी समय से बहुत सारी दवाइयां अपनी बॉडी पर टेस्ट करती हुई आ रही थी तो चिंगी उसकी बॉडी पर रिएक्शन कर रहा था और उसे धीरे धीरे मार रहा था। चिंगहुओ कहती है तुम्हें होली हीलर ट्राइब के सारे रूल्स पता हैं फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। आखिर किंगी में ऐसा क्या है। मुझे पता है तुम ऐसी लड़की तो नहीं हो जो सिर्फ लुक्स से किसी को प्यार करने लग जाओ। जिन्मी कहती है मैं तुम्हें या आंट को इसके लिए ब्लेम नहीं करती। मैंने होली हीलर ट्राइब का नियम तोड़ा है तो मैं ये डिजर्व करती थी। मुझे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। किंगी में क्या खास है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। चिंगहुओ कहती है जिन्मी मैंने कुछ पैसों का इंतजाम किया है, तुम अपने कपड़े बांधो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। होली हीलर ट्राइब में कभी वापस मत आना। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है उसका एंटीडोट कैसे बनाना है। तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो। तो जिन्मी कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जिन्मी की तरह रहना चाहती हूँ। मैं कोई डॉक्टर बन के नहीं रहना चाहती और मैं इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। और यही एपिसोड एंड हो जाता है। सॉरी गाइज इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं फैमिली फंक्शन में बिजी थी। आई एम रियली सॉरी। अब मैं कंटिन्यूस वीडियो डालने का पूरा ट्राई करूँगी एंड आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको अभी तक की ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।